नमस्कार। आज पुनः आचार्य पंडित अनुभव राय जी के समक्ष हूँ और हमारी जो बातचीत की श्रृंखला जो चल रही थी, आज उसकी तीसरी कड़ी है। तो बिना किसी भूमिका के सीधे हम उनसे बातचीत करते हैं। प्रणाम 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 प्रणाम। एक जो है बचपन, आपका बचपन निश्चित रूप से जो है, और सबके बचपन सुनहरे होता है, आपका भी उसकी यादें। जब मैं आ रहा था तो सबसे पहला एक प्रश्न मेरे जहन में जो दिमाग में घूम रहा था वो ये था कि आप स्कूल भी जा रहे थे, लेकिन आपकी शिक्षा स्कूली शिक्षा भी हो रही थी और जो संतों के साथ भी शिक्षा हो रही थी। तो ये दोनों जो शिक्षा साथ साथ चल रही थी, धार्मिक आध्यात्मिक और जो सामान्य स्कूली, इसको कैसे आप दोनों को एक साथ लेके चल रहे थे? आप दोनों में कभी टकराव होते थे? दोनों पद्धति अलग पद्धति है, उसको कैसे आप दोनों को एक साथ सामंजस्य स्थापित कैसे करते थे? बड़ा सुंदर प्रश्न है। इसको मैं इस तरह देखता हूं जी कि जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है जी वो किसी भी मान्यता को नकारने वाली नहीं है, सबको आत्मसात कर लेने वाली है। तो जो स्कूली शिक्षा हमारी रही वो आंग्ल सभ्यता पर आधारित रही जी और मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन से ये सीखा कि सनातन क्यों कहा गया हमारी परंपराओं को। बाकी जितनी भी संस्कृति हो या शिक्षा हो, भाषा हो, वो ऐसा लगा जैसे हम उसको ऐसे देखते हैं कि जैसे हम ट्रेन में बैठे सफर करने, एक जगह से ट्रेन चली और हमें गंतव्य पर उतरना है। ट्रेन जहां रुकेगी, समाप्त होगी, बीच बीच में अलग अलग स्टेशन आ रहे हैं, लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। तो जो हमारी सनातन शिक्षा है वो स्थानक से गंतव्य तक की है और बाकी जितने हैं वो बीच बीच में उसको ज्वाइन करते रहे। विडंबना ये रही कि ज्वाइन करते करते लोगों ने, जैसे लोग होते हैं ना कि जब खुद बड़े, उनका ये एहसास होता है कि वो स्वयं बड़े हो गए तो अपने माँ बाप को बुद्धू समझने लगते हैं। जी कुछ लोग माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरे माँ बाप को तो अकल ही नहीं है। ठीक वही हुआ है। तो मुझे जो शिक्षा मिली वो उसका सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने पिताजी को देता हूँ कि वो कहते थे कि बेटा, ये जो उदाहरण भी मैंने दिया ये भी मेरे पिताजी का ही दिया हुआ है। अच्छा। कि वो कहते थे कि सनातन परंपरा जो है वो सबको आत्मसात कर लेगी। जो बीच बीच वाले होते हैं उनके अंदर होता है मैं सबसे बड़ा, तुम मुझसे छोटे। तो कहते थे बड़े हो तो बड़े की तरह सोचो, बड़े की तरह देखो और बड़े की तरह एक्ट करो। जी। तो मुझे बड़ा आनंद मिलता था कि जैसे एक उदाहरण दूं आपको जी जी कि A B C D E F G H
और हमारे यहाँ का जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण विज्ञान, वो कितना मतलब वैज्ञानिक है कि असंयुक्त वर्ण और संयुक्त वर्ण, क में आकाश तत्व की ध्वनि हुंकार, उसको मिलाया, क में ह मिलाया तो ख बना, ग में ह मिलाया घ बना, च में ह मिलाया छ बना, ज में ह मिलाया झ बना, प में ह मिलाया फ बना, ब में ह मिलाया भ बना। यानी तो हमको ये समझने का बड़ा आनंद मिला कि कौन भाषा, व्याकरण, शिक्षण पद्धति अधिक वैज्ञानिक है, बजाय कि लोगों को देख करके नकल करना। उससे अच्छा जो मुझे लगा कि हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते चलें, जो कन्विंसिंग हो, जो साइंटिफिक हो, जो लॉजिकल हो और जो फिलोसॉफिकल हो, जी। वही इंटेलेक्चुअल होगा। तो एक तो जानना चाहूँगा कि जो आपका जो स्कूल जो तो प्रयागराज में, उसका क्या नाम था? मैं 8th तक तो मैं पढ़ा एनी बेसेंट स्कूल में। वो मैडम एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया स्कूल। अच्छा, वाह। तो चूंकि एनी बेसेंट जी जो थी, वो स्वभावतः जैसे वो कहा जाए, वो उनका जन्म तो पाश्चात्य उसमें हुआ, परंतु उनके व्यक्तित्व पर भारतीयता का प्रभाव बहुत था। तो हमारा जो एनी बेसेंट स्कूल था, वो ऐसे तो माना जाता था कि वो इंग्लिश स्कूल है, लेकिन वहाँ हिंदी भी उसी गरिमा के साथ पढ़ाई जाती थी। और उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ा 12th तक, 9th से 12th तक। फिर प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ा MA तक। परंतु वहाँ भी अनुभव ये हुआ कि जो शिक्षा आपको बचपन में मिल जाती है, वो आपकी नींव बना देती है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे माताजी पिताजी ने किसी विशुद्ध कॉन्वेंट या इंग्लिश स्कूल में नहीं डाला था। उन्होंने उस स्कूल में डाला जहाँ बैलेंस्ड एजुकेशन थी। और अपने स्वामी जी के चरणों में तो अपनी वैदिक शिक्षा प्राप्त होती रही। और हमको वैसे भी पता नहीं उसका श्रेय किसको दूं, मैं अम्मा पिताजी को दूं, स्वामी जी को दूं, ईश्वर को दूं, कि मेरा जो मन वो हमेशा अपनी सनातन शिक्षा में ही लगता रहा। तो जो स्कूल, हालांकि आपने बताया कि स्कूल अलग, बाकी स्कूलों से अलग वो स्कूल था, लेकिन फिर भी कुछ तो प्रश्न उठते होंगे, कुछ तो, हालांकि आपका समाधान तो स्वामी जी के समक्ष आप मैं सच कहूं आपसे, मेरे मन में कभी कोई प्रश्न आया ही नहीं, क्योंकि मैं गायन और तबला वादन, मैं जब 7वीं क्लास में था तब मैंने नृत्य की विधिवत शिक्षा लेना आरंभ किया। उससे पहले तक तो मैं गायन, गाना और तबला, इसके पीछे पागल रहता था। तो मैं किसी और तरफ सोचता भी नहीं था, है। और कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि हमारे स्कूल में भी हमको बहुत, हमारी टीचरें जो थी वो प्यार करती थी जी। तो हाँ, कभी कभी 6 विद्यार्थी थे, इसलिए कि एक कलाकार, दोनों, क्योंकि
एक अनुभव और बताऊं। जी। यदि कोई भी बच्चा किसी एक विषय में वो खूब मेहनत कर रहा है जी। मन क्रम वचन से, तो वो जिस तरफ भी थोड़ा सा भी समय और बुद्धि लगा देगा तो कभी फेल नहीं होगा। तो ऐसा रहा मेरा। पर मेरा अधिक झुकाव आध्यात्मिकता और स्वर और लय के प्रति बहुत रहा बचपन में। और फिर जब मैं 9-10 साल का था, तब से मुझसे सीखने लग गए थे लोग। तब मुझे लगा कि नहीं, मैं अंतर मन में तो बहुत कुछ है मेरे, पर मैं इसकी विधिवत शिक्षा लूं। तो नृत्य की शिक्षा लेना शुरू किया मैंने। तो ऐसे आपके जिस उम्र में आप पढ़ रहे थे, आप स्वामी जी के साथी और स्कूलों में भी जा रहे थे, तो उसमें आपके मित्र वृंद जो है वो कैसे थे, या और उनकी संख्या अधिक थी या मेरे 3 मित्र थे, तबला, तानपुरा और हारमोनियम। दोस्त कह सकते हैं आप। अच्छा। इनके साथ क्रिकेट विकेट खेल लेते थे। अच्छा। पर मित्र, जो मित्र की परिभाषा है वो मुझे तब नहीं समझ में आती थी, तो बड़े हुए तब आई समझ में। परंतु मित्र तो मेरे यही 3 थे, सुर और लय। जो आपके दोस्त लोग थे जी, वो आपको किस रूप में देखते थे, मतलब चूंकि आप उनके साथ कितना समय आप दे पाते थे? मैं क्रिकेट भी ठीक खेल लेता था, तो इस वजह से दोस्त तो थे मेरे। लेकिन मेरा समय जो वाकई जिसको फ्रेंडशिप का एज आती है ना, जब कि जब आप अपने माँ बाप से झगड़ा करके घूमने निकल पड़ते हैं दोस्तों के साथ, वो कभी नहीं आई, क्योंकि मैं तो यही करता था। तो आप पढ़ाई भी कर रहे थे, साथ ही संगीत की शिक्षा ले रहे थे, और स्वामी जी के साथ जो है अब धर्म आध्यात्मिक शिक्षा ले रहे थे। उस इतना सब कुछ करने के बाद क्रिकेट खेलने का उधर कैसे प्रवृत्त हुए, उधर रुझान कैसे हुआ? कुछ पता नहीं। इस हमारे एनिबेसेंट स्कूल में क्रिकेट हुआ करता था, तो हम स्कूल में खेलते थे, और उसके बाद ये भी नहीं पता था कि हम ठीक खेलते हैं ठीक नहीं खेलते। सब लोग कहते थे कि बैटिंग अच्छी करते हो जी। तो फिर जब कॉलेज में आए तो मतलब डिस्ट्रिक्ट टीम में भी सिलेक्ट हो गए। वाह। और बहुत समय तक, मतलब हम पढ़ते थे 11th क्लास में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम से हम खेलते थे। एक टाइम ऐसा भी था कि मेरा नाम शायद रणजी में हो जाता। अच्छा। लेकिन हम मतलब काफ़ी समय तक बोर्ड में टंगा था। अनुपम राय 286, 286 नॉट आउट। तो थोड़ा क्रिकेट के अलावा भी था, बैडमिंटन भी ठीक खेल लेते थे, और कुश्ती तो लड़ते थे। तो आध्यात्मिक शिक्षा, संगीत, हालांकि दोनों को आप साथ लेके चलते रहे, स्कूली शिक्षा या फिर बाद में महाविद्यालय की शिक्षा, और खेल, इतना सब कुछ एक साथ सबको कैसे समन्वित कैसे करते थे, सबके साथ समायोजन कैसे करते थे? पता नहीं, सब हो जाता था जैसे कैसे कैसे हो जाता था। क्योंकि हमको अब इस उम्र में आने के बाद एक बात समझ में आई कि मनुष्य अक्सर सोचता है कि ये सब जो कुछ भी है वो हमने किया, मैं करता हूं, ये मैंने किया था कभी। वस्तुतः मैं तो हूं ही नहीं कोई, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। कोई करवा दे, वो जो ऊपर बैठा है परमपिता, वो सीधे भी नहीं करवाते,
उन्होंने बीच में मार्गदर्शक रखे हुए हैं, अभिभावक रखे हुए हैं, माता पिता गुरु। और मेरे मन में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कभी ऐसा नहीं आया कि मैंने किया, घमंड तो आया, इंसान है, अहंकार आया, पर बहुत जल्दी भगवती ने वहाँ से निकाला। ये समझ में आ गया और मैं चाहूँगा कि जितने लोग भी ये साक्षात्कार के साक्षी बने, उनसे भी मेरा निवेदन होगा कि स्वयं के कर्ता होने के अभिमान से या भान से बचें और उससे बाहर निकलें। सब कुछ कर्ता तो ऊपर बैठा है, वही करवाते हैं, जो कुछ भी उनको करवाना होता है, हमको आपको तो माध्यम बना देते हैं जी। तो जो कुछ भी हमने किया वो कुछ हम नहीं कर सकते, उन उस समय की परिस्थितियों में जो कुछ भी उन्होंने करा दिया वो हो गया। तो उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलने से क्यों रोका? नहीं, किसी ने मना नहीं किया। नहीं, जो ऊपर वाले जो करवाते हैं परिस्थिति। अच्छा। क्योंकि उन दिनों, एक कटु सत्य बोल रहा हूँ जी, उन दिनों एक ऐसा परसेप्शन था कि क्रिकेट का मतलब है महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र में नहीं रहते हैं तो आप कभी भी फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन के क्रिकेट टीम में नहीं होंगे जी। यस, ये बड़ा कटु सत्य है, लेकिन था जब हम खेलते थे। तो हमारे कुछ और साथी थे, एक और थे मिस्टर अजीत मैथी, उन्होंने रणजी में खेला। उन्होंने, हम लोग अक्सर बैठते थे, वो हमारे पड़ोसी भी थे, तो अक्सर हम लोग बात करते थे कि मान लो अगर रणजी में खेला भी तो इंडियन टीम में तो कभी नहीं आते, और कम से कम इलाहाबाद प्रयागराज में रह करके तो कभी नहीं आते। ये आज का समय नहीं था ना कि रांची से निकल करके धोनी जो है वो मतलब इतने बड़े प्लेयर और बने और टीम कैप्टन बने और सक्सेसफुल कैप्टन बने। ये तो समय के परिवर्तन का वरदान कह सकते हैं जी। तो खेल तो मैं सच कहूँ, मेरे सुपुत्र हैं अनुरत्न राय जी, जो आप इस समय मतलब देश के अग्रगण्य युवा गायक, शास्त्रीय गायक जी। उन्होंने एक दिन एक बात कही मुझसे, कभी कभी आपके बच्चे भी आपको एक नई रोशनी दे जाते हैं। कई लोग, क्योंकि अब वो बहुत उनकी प्रसिद्धि है, ख्याति है, अक्सर कार्यक्रमों में जाते हैं, खूब उनको उनके चाहने वाले बहुत हैं। तो कुछ वरिष्ठ लोगों ने उनसे कहा कि भैया आप पीएचडी कर लीजिए जल्दी से, तो किसी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और बाकी अपना गाना बजाना, जो आपका गाना चल रहा है वो तो चलता रहेगा। तो एक दिन हम दोनों पिता पुत्र, मैंने ये बात कही कि भाई हमसे भी कुछ लोगों ने फ़ोन करके बोला है। तो इन्होंने एक बात कही जो मुझे लगता है कि अनुरत्न नहीं कह सकते, या यूं कहें कि मैं सगर्व कहूं कि मेरा बेटा ही कह सकता है। इन्होंने कहा कि पिताजी, जो ये नाद ब्रह्म है, ये बाय द वे का काम नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। बस वहीं से मैं चुप हो गया कि इतनी बड़ी सोच है मेरे बेटे की, है, यानी भौतिक स्तर पे न सोचना, उसको साधना और आध्यात्मिक स्तर पर सोचना, ये बहुत बड़ी बात है।
है कि हमारा जो मतलब है वो सुर है, राग रागनी है, हमारा मतलब पैसा नहीं है। जबकि आज जो है युग भौतिकवादी युग है। पहले पैसा, देखिए पैसे के बारे में पहले लोग विचार करते हैं। इसीलिए वो लोग हैं, इसीलिए वो लोग हैं, जी और इसीलिए शायद मेरा बेटा विशिष्ट है। एकदम। वो चलिए, तो क्रिकेट से धीरे धीरे हम लगता है कि नाता फिर छूट गया। हाँ, तो कॉलेज में आप क्रिकेट खेलते रहे? हाँ, यूनिवर्सिटी में भी खेला। यूनिवर्सिटी में हाँ, खेले, और और साथ साथ संगीत के कार्यक्रमों में संगीत भी? तो मेरा जीवन, क्रिकेट मेरा कभी जीवन नहीं बनने पाया, खेल और कभी मेरा जीवन नहीं बना। जैसे मैं कुश्ती लड़ने जाता था भोला पहलवान के अखाड़े में, जी तो वहाँ ये था कि हमारे जो गाने वाले गुरुजी थे पंडित भोलानाथ भट्ट जी, जी वो कहा करते थे कि अगर पहलवानी नहीं करोगे तो गाना नहीं होगा। अच्छा। तो मुझे पहले लगे कि क्यों बोलते थे भाई गुरुजी। तो वो तो खैर मतलब ब्रह्मलीन हो गए थे, पर उनकी बहुत सारी बातें कान में गूंजती रहती थी। फिर मेरे तबले वाले गुरुजी ने एक दफ़े कहा कि ये पहलवानी का काम है। तो फिर हम लोग, मैं और मेरे गुरु भाई थे, हम लोग वहाँ जाने लगे। तो वो केवल और केवल गुरु लोगों ने कहा है इसलिए आए हैं, और फिर उसका लाभ भी मिला। आपका ये कंधा, आपका ये जगह एल्बो, कलाई, ये सब आपकी बहुत ठीक ठाक हो जाती है। तो आप जिस चीज़ के लिए आपको 70-80% मेहनत करनी पड़ सकती है, वो आपको 10-15% मेहनत करके निकल आएगी। जी। तो उसका लाभ बाद तो में इसी मतलब जो कुश्ती से या खेल से हाँ। आपने शक्ति अर्जित की, हाँ। उसका ही नतीजा था कि 24-24 घंटे आप लगातार जी 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 जी, वो तो वो गायन भी करते रहे, तबला वादन भी जी करते जी रहे। जी जी, बड़ी कृपा होती रही कि हर शिवरात्रि के पर 24 घंटे का अखंड तबला वादन एक आसन पर बैठ करके, और काली पूजा के दिन अखंड गायन, ये हमारा कई वर्षों तक चला। और फिर सन 78 में जब हमें सिंदूर दे दिया गया तो गायन बंद हो गया। तबला वादन तो करते रहे हम मुंबई आने के पहले तक। तो यूनिवर्सिटी तक आए आप? जी यूनिवर्सिटी में आने के बाद कार्यक्रम भी करते रहे होंगे, और हाँ। उसके साथ आपने फिर बीच में पढ़ाया भी। तो छात्र जीवन से फिर शिक्षक जीवन, हालांकि शिक्षक, संगीत के शिक्षक तो बहुत पहले आप बन गए थे। जी जी, तो कॉलेज में भी आपने पढ़ाया या यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में जी। तो उसका अनुभव कैसा रहा जो पढ़ाने का? मैं फिर आ जाऊं अपने बेटे के कथन पर जी कि जो इन्होंने कहा कि ये फुल टाइम जॉब है। मैं 3 साल 2 महीना 18 दिन मैंने नौकरी करके पढ़ाने का गुनाह किया है। उसको गुनाह कहता हूं। जी। उसके कई कारण हैं, परंतु मेरा जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, व्यक्तिगत चिंतन के अनुसार, वो न पढ़ाना था न शिक्षादान था, वो केवल और केवल सामाजिक प्रतिष्ठा और धनार्जन। जी। बस जिसको ये करना हो वो करे। तो बाद में जो दूसरी नौकरी आपने की, ये इससे पहले की थी कि बाद में की थी? NCZCC में? NCZCC में तो मैं 88 में ज्वाइन किया मैंने एज प्रोग्राम अफसर। जी। यूनिवर्सिटी की नौकरी के पहले की बात है कि बाद की बात? नहीं, यूनिवर्सिटी की नौकरी तो मैं 1983 में छोड़ दिया था। मैं यंगेस्ट लेक्चरर था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। 1980 में ज्वाइन किया था और 83 में हमने
प्रदान कर दिया। तो जब जितना भी पढ़ाया आपने, जी, तो छात्रों के साथ जो है एक संबंध तो बहुत अच्छा था। तो उनको भी तकलीफ दुख हुआ होगा उनको, आपको दुख नहीं हुआ कि आप नहीं, मुझे इसलिए दुख नहीं हुआ क्योंकि मैं ब्रह्म विद्या को गुरुकुल शिक्षण पद्धति के दृष्टिकोण से मान्यता देता हूं। जी ये क्लास में सिखाने वाला काम नहीं है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी महान महर्षि, उनको संगीतज्ञों में महर्षि की उपाधि दी गई है। जी ये उनका चिंतन था कि कलाकार लोग तो गाते बजाते थे, उनको सुनने में जब राजे रजवाड़े खत्म हो गए, तो नवाबों का दरबार खत्म हो गया, तब पंडित विष्णु दिगंबर जी ने ये सोचा कि कलाकार तो एक से एक हैं, पर उनको सुनने वाले तो चाहिए। तो सुनने के लिए लोगों के कान इतने शिक्षित कर दिए जाएं कि वो अच्छे संगीत को अप्रिशिएट कर सकें। जी तो इस कारण से पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने बेलगाम से जाकर लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किया सबसे पहले। जी और उद्देश्य कलाकार बनाना नहीं था, उद्देश्य ये था कि बच्चे संगीत सीखेंगे तो उनको पता लगेगा कि हाँ भाई, ये भैरव है, ये कल्याण है, ये तान है, ये आलाप है, ये फलाना ताल है, इतनी मात्रे का 3 ताल है, इतनी मात्रे का झपताल है। तो वो उनके कान में कहीं ना कहीं वो परिचय बना हो तो वो अच्छे संगीत को सुन सकेंगे। लेकिन बाद में वो कलाकारों के लिए भी उपयोगी साबित हुआ। क्या उपयोगी? कुछ उपयोगी साबित नहीं हुआ नहीं ना। वो आज भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से कोई कलाकार थोड़ी निकलता है, अध्यापक निकले आते हैं, नौकरी करते हैं जाके, दाएं बाएं से पीएचडी करके डॉक्टर बन के घूम रहे हैं, उनको पता भी नहीं है। उनको कितने तो ऐसे मैंने देखा कि उनको ये भी नहीं पता कि उनके थीसिस में लिखा क्या है। किसी और को 1.5-2 लाख रुपए पकड़ा करके उसी से लिखवा दिया, और मतलब ये न केन प्रकार नौकरी पाना है। अभी तो 1.5-2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है 7th पे कमीशन से। और सितार बजाने वालों को कहिए भैया सितार मिला लो, सिखाने वालों को कहिए तानपुरा मिला लो, आपको मुश्किल से 15 से 20% शिक्षक मिलेंगे जो अपना जो वो पढ़ाते हैं वो वाद्य यंत्र भी मिलाना जानते हैं। तो यहाँ पे एक बात निकलती है कि जैसे अनिवार्य विषय जो स्कूलों में होते हैं जी, उसे संगीत को भी अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए था। देखिए, जितने बच्चे साइंस लेते हैं जी, हर बच्चा वैज्ञानिक बने ये आवश्यक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों के मन में विज्ञान के प्रति आदर भाव तो है। संगीत के प्रति आज भी, मैं बहुत अच्छी बात नहीं कह रहा हूं, आज भी विद्यार्थियों के मन में संगीत के प्रति आदर नहीं, भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि संगीत को जो विद्यालयीन शिक्षा जी, या विश्वविद्यालयीन शिक्षा की जो का वातावरण है, उसमें जो गरिमा विज्ञान की है, मैथमेटिक्स की है, लिटरेचर में इंग्लिश की है। आप ऐसे देखिए ना, लिटरेचर में इंग्लिश और हिंदी संस्कृत, हिंदी संस्कृत के जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर, उनको वो इज्जत नहीं है जो इंग्लिश वालों को है। जो मैथमेटिक्स वालों को है वो इंग्लिश वालों को नहीं है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वालों को है वो
बाकी आर्ट्स वालों को नहीं है। तो ये बीमारी जो है ये इसको हवा देने का काम इस भारतीय सामाजिक जो व्यवस्था मतलब दूषित होती गई, उसमें शिक्षण पद्धति का ह्रास होता चला गया। और सबसे बड़ी बात कि जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वसंत उत्सव की जी। इन उत्सवों के प्रति बहुत जागरूकता क्यों नहीं है समाज में? क्योंकि हम अपनी जड़ों से कटते चले गए और भावी पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक मर्यादित परंपरा की जड़ों से जोड़ने का कार्य जिन शिक्षाविदों को, जिन सामाजिक वरिष्ठ लोगों को, जिन विद्वानों को और व्यवस्था जिनके हाथों में रही, मैं राजनीतिज्ञों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अच्छा है कि अब लोग ध्यान दें तो शायद कुछ दशकों के पश्चात एक आदरणीय गरिमा पूर्ण सम्मान हमारी जो अपनी विद्याएं हैं उनके प्रति हो। अब अक्सर एक घटना की चर्चा करते हैं। जी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जब उसकी स्थापना जब हुई, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। तो वो भी हम चाहेंगे कि उस घटना के बारे में कि संगीत के प्रति जो लोगों का आम धारणा जो है लोगों की वो किस तरह की होती है। वो एक दिन में नहीं हुई है। इसके पीछे कारण है कि पिछले लगभग 900 वर्षों से, 9 शताब्दियों से, वैसे तो 11 शताब्दी हो गई, परंतु 9 शताब्दियों से जिस प्रकार भारतीय संस्कृति, भारतीय कलाओं, भारतीय भाषा के ऊपर प्रक्षेपण हुआ, उसी के अनुसार धीरे धीरे गिरावट आती चली गई। आपने जो याद दिलाया, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब संकल्प किया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का, तो उसका प्रारूप जब बन रहा था, तो एक बहुत बड़े संगीत शास्त्री हुए ठाकुर जयदेव सिंह जी। वो मित्रवत थे दोनों। तो ठाकुर जयदेव सिंह जी ने उनसे कहा कि मालवीय जी, एक ललित कला संकाय भी होना चाहिए विश्वविद्यालय में। तो ठाकुर जयदेव सिंह जी के मुख से सुना है मैंने कि उन्होंने, मालवीय जी ने बड़े विकृत सा मुख बनाया। क्या गाना बजाना होगा, ये शिक्षण संस्थान है। तो ठाकुर साहब ने उनको कहा कि आपको क्या लगता है, ये जो ललित कला है ये ब्रह्म विद्या है। तो कुछ भी उनका आपस में मतभेद हुआ इसको लेकर। और जो सुनने वाली बात है वो ये है कि उन्होंने कहा, ठाकुर साहब ने, ठाकुर जयदेव सिंह जी ने, कि 1 वर्ष का समय आप मुझे दीजिए और 1 ही वर्ष का समय मैं आपको देता हूँ। आप हिंदी या संस्कृत में मेरी स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा लीजिए 1 वर्ष पश्चात, और 1 वर्ष का समय मैं आपको देता हूँ। कोई स्नातकोत्तर स्तर की नहीं बात, केवल स्वर में सारे गामा पाधानी सुना दीजिएगा। 1 वर्ष का समय दिया दोनों ने एक दूसरे को। और इन्होंने पहले, ठाकुर साहब ने कहा पहले आप मेरी परीक्षा ले लीजिए। इन्होंने परीक्षा दिया, उसके बाद कहा अब मैं आपकी परीक्षा लेने जा रहा हूँ।
तानपुरा मिला करके छिड़वाया। तो ये तो सा भी शुरू में नहीं कह पाए जिसमें तानपुरा मिलाया था। जी। तब उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म विद्या इसलिए है कि ईश्वर ने यदि गले में सुर नहीं दिया तो नहीं गा सकता, गा नहीं सकते। और किताब पढ़ करके तो कोई कर सकता है। फिर मालवीय जी ने मतलब इतने प्रभावित हुए वो इस बात से कि उस समय, अब तो खैर दूसरे डिपार्टमेंट्स भी बड़े बन गए, बीएचयू में सबसे बड़ा जो विभाग बनाया वो कला संकाय का बनाया, ललित कला संकाय। तो इस घटना के साथ ही इस कड़ी की बातचीत विराम देते हैं। जी जी जी। और फिर अगली कड़ी में फिर इस तरह की बातें और ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं का उल्लेख जिनसे जो हमारे सीखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, उनको और समझने का अवसर मिले। अवश्य अवश्य। इसके साथ ही इस बातचीत को विराम देता हूँ। प्रणाम। जी प्रणाम।